हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारे बच्चों 7th क्लास है और पहला लेक्चर मेरा है और अरेंजमेंट लेने के लिए मैं आया हूँ बेसिकली मैथ की जगह। लेकिन उसके बाद जो आपका लेक्चर होगा वो भी मेरा होगा लंच के बाद। तो हम इस लेक्चर को जो है ये जो हमारा आपका चैप्टर है दोनों लेक्चर में हम अच्छे से कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे पूरे अच्छे से फोकस करके बैठ जाइए। जो लोग अच्छे से नहीं बैठे हैं बैठ जाइए। आपकी बुक है हमारे अतीत सेकंड। बुक का नाम देख लीजिए, हमारे अतीत सेकंड है। उसी में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए। प्रारंभिक कथन है, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल करना है। क्या है कि 1000 सालों में जो भी आपके परिवर्तन हुए हैं उसके दौरान हमको क्या करनी है, उन पड़ताल की यानी कि उनकी जांच करनी है। आखिर में ये परिवर्तन कैसे हुए हैं। 1000 साल पहले अगर कोई चेंज हुआ था उन चेंजेस को हमको इसके अंतर्गत आपका देखना है और बात करनी। ये रहा इस तरीके का मानचित्र, ये रहे भूगोल और हम इन पर देखेंगे। सबसे पहले आप इस वाले मानचित्र पर एक बार नजर दौड़ाइए और आपको क्या समझ आ रहा है थोड़ा सा देखकर बताइए। ठीक है, देख लिया आपने? ये देखकर बताना। चलिए देख लिया। कह रहे मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। ये सेकंड मानचित्र है, इसको देखिए। तो पहला वाला कुछ देख के हमें अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कैसा लग रहा है? जाना पहचाना लग रहा है। जाना पहचाना कैसे? देखिए, मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नजर डालिए। एक अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने, ये कह रहे हैं कि अरब भूगोलवेत्ता था अल इसरीदी ने 1144 में बनाया था। जो मसर आपने मैप देख रहे हैं तो 1154 में मैप बनाया था। जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है। कैसा है? जो बड़ा मानचित्र है उसी का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 में एक फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज उत्तर भारत है। कह रहे दक्षिण भारत कहाँ है? जहां आज उत्तर भारत है। इस वाले मैप की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और जहां है, जहां आज तुम भारत ढूंढोगे और श्रीलंका द्वीप ऊपर की तरफ है, उन जगहों के नाम अरब में दिए गए हैं, उनमें कुछ पहचान है। और जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज का मानचित्र है, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। कह रहे मानचित्र 2 में पहले मानचित्र में बने लगभग 600 साल के बाद बना है। कि जो पहला मानचित्र है वो दूसरे मानचित्र से लगभग बहुत सालों के आपका जो बाद है, ये बाद आपका बना हुआ आपका मानचित्र है, यानी कि बहुत बाद में बना है। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा ज्यादा परिचित लगेगा और उसमें विशेष तटीय क्षेत्र इलाकों के बारे में ब्यौरा दिया गया है। यूरोप में नाविक तथा व्यापारिक अपनी समुद्र यात्रा करके इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। किस वाले का? इस वाले मैप का वो लोग आपका इस्तेमाल करते थे। अब आपको थोड़ा सा इस मैप को देखना है और गौर करना है कि वर्तमान से कैसे भिन्न। आगे देखिए। इन्हीं महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र आंकन गणना विज्ञान में बहुत बदल गया था। इस तरह का मानचित्र देखोगे तो पहले से आपका बहुत बदल गया था। आधुनिक जब युग बीते, दस्तावेज नक्शे लगे और लेखक का अध्ययन किया तो पूरी सूचना के संदर्भ में विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान रखना कैसा है
जरूरी है। नई और पुरानी शब्दावलियों को भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें दिखाई नई और पुरानी शब्दावली। नई और पुरानी शब्दावलियां अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, कह रहे जैसे जो आपका समय है उन्हीं से जो आपकी सूचना है उन्हीं का जो रिलेशन है वो आपका चेंज हो जाएगा। क्या होते हैं? सूचनाओं के जो संबंध है वो आपके बदलते हैं। तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं। ये भाषाएं सभी के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग में फारसी आधुनिक भाषा से भिन्न है। कह रहे कि जैसी मध्य टाइम में आपका फारसी थी, वर्तमान फारसी से आपको थोड़ी सी आपको जो है डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी। सिर्फ व्याकरण का शब्द भंडार में ही नहीं, समय के साथ शब्द भी बदल गए हैं। कि वो नहीं बदला है, समय के साथ जो शब्द हैं वो भी आपके बदल गए। एग्जाम्पल के लिए कैसे शब्द बदले हैं इसको देखते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू शब्द ही ले लीजिए। आज जो हमें आधुनिक राज्य भारत के अर्थ लेते हैं, 13वीं शताब्दी में फारसी के इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। कह रहे कि जिस हम अब भारतीय को भारत को देखते हैं तो 13वीं जो आपकी शताब्दी थी, 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार थे मिनाज ए सिराज, भारत से आए थे। उन्होंने इस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। कह रहे कि तो उसका आशय हिंदुस्तान का मतलब क्या था मिनाज ए सिराज का, कि जो पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है उसी को उसने हिंदुस्तान कहा था। क्या कहा था? उसी को हिंदुस्तान कहा था। उसने इस शब्द का आशय राजनीतिक अर्थ के इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था कि वो अपने राजनीतिक शब्दावलियों के लिए उन्होंने इस क्षेत्र को हिंदुस्तान बोल दिया था। पंजाब हरियाणा गंगा यमुना का जो प्रदेश है उसी को उसने बोल दिया था। इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। किसमें आते थे? बेसिकली जो आपका दिल्ली का सुल्तान था उसके अधिकार क्षेत्र में। सुल्तान के साथ साथ इसी शब्द का प्रयोग आने वाले क्षेत्र में बढ़ता गया, लेकिन हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत में कभी भी समावेश नहीं हुआ। हिंदुस्तान को कहां एक्सेप्ट नहीं किया गया? साउथ में कभी भी शब्द को समावेश मतलब उसको समाया नहीं। हिंदुस्तान कहां रहा? ऊपर तक ही रहा। ठीक। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदू शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासी संस्कृति के लिए किया। अब 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? बाबर ने भी कुछ लिखा है हिंदुस्तान के बारे में, भूगोल, पशु पक्षी, यहाँ के निवासियों के बारे में। यह प्रयोग 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग शब्द हिंद से कुछ कुछ के समान है, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक सांस्कृतिक सात्वत रूप में पहचाना जा रहा है, वह हिंदुस्तान शब्द राजनीतिक और राष्ट्र निरसार से जुड़े थे जो आजकल जुड़े हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने के लिए इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा एक सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, जो आज इसका प्रयोग होता है, जो व्यक्ति भारत का ना हो। भाई हम विदेश में अगर आप देखोगे कैसे समय बदला है, हम विदेशी किसको कहते हैं? भाई जो कहा हो हमारे भारत देश का ना हो हम उसी को विदेशी कहेंगे। ये आज की परिभाषा के अनुसार है ना, लेकिन मध्यकालीन में क्या था? विदेशी क्या था? मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग ना हो वह विदेशी कहलाता था। यहाँ विदेशी की परिभाषा कुछ और थी, वहां विदेशी की परिभाषा कुछ और है।
ऐसा व्यक्ति को हिंदी में परदोसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। हिंदी में क्या कह दिया? परदेसी। और फारसी में क्या कह दिया? अजनबी। इसलिए किसी नागरिकों के लिए वनवासी विदेशी होता है, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म, जाति, परंपरा जुड़े होने के बावजूद भी वो आपका विदेशी नहीं होते। भैया आप कह रहे हैं संस्कृत परंपरा के अनुसार अलग होते हैं, जबकि एक ही गांव में दो व्यक्ति रह रहे हैं, अलग अलग समुदाय के हैं, वो तो आपका विदेशी नहीं है। पहले इतना देखिए, इतना समझिए। कोई क्वेरी है पूछिए, क्योंकि यहाँ आपको शब्दों के साथ कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर इतिहासकार और उनके स्रोत, जो इतिहासकार हैं और उनके स्रोतों की बात करें। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा। जो गुप्त वंश का शासक है हर्षवर्धन, से में आपने पढ़ा होगा। इस पुस्तक में मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक 1000 वर्षों के दौरान आप पढ़ेंगे। यानी कि जो हम चेंजेस पढ़ेंगे बेसिकली 1700 लेकर 1750, यानी कि मोटा मोटा 1050 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं, जो चेंजेस, जो अमेंडमेंट हमको देखने के लिए मिले हैं। क्लियर है? क्या करेंगे? उन्हीं को हम लोग आपका पढ़ेंगे। ये परिवर्तन क्या थे, कैसे हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, उसको हमको देखें। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी चल आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला यानी कि भवन निर्माण तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करता है। इन सब चीजों पर आपका निर्भर करता है। कह रहे धीरे धीरे कम करने लगे हैं। इस समय के दौरान कागज क्रम से सस्ता हो गया था, बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा था। धर्म ग्रंथ, शासक वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालत के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते लिखने में उपयोग किए जाने लगे। यानी कि अखबार को जो पेपर है, अब उसका प्रयोग कैसा था? मल्टीपल यूजेस हम लोग कर रहे थे। दस्तावेज लिखने में, अर्जी लगाने में, कुछ भी करने के लिए जहां भी हो रहा है, हम दस्तावेज में आपका इन सब का आपका हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है? ताकि क्या हो सके, इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से कर सके या देख सके। ठीक। धनी व्यक्ति शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपि एकत्रित करते हैं। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपि तथा दस्तावेज के इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारियां मिली हैं, मगर साथ ही इनका उपयोग भी कठिन है। फिर जानकारी बहुत मिली है, और जो इनका उपयोग है वो कैसा है? इनका उपयोग भी आपका कठिन है। उन दिनों में छापखाने नहीं थे, इसलिए लेपिक और नकलवासी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। यानी कि जब आपके प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, अखबार पर चीजें नहीं लिखी जाती थी, तो क्या होता था? किसी चीज को देखकर उसकी कॉपी कर कर हाथ से लिखते थे। उसी हाथ को लिखने को हम पांडुलिपि कहते हैं। अगर आपने कभी किसी मित्र के कार्य की नकल उतारी है, तो आप जानते होंगे ये काम करना आसान नहीं होता। किसी का काम की कॉपी करना आसान नहीं होता।
कभी कभी आपके मित्र की लिखावट समझ नहीं होगी और आप मजबूर होकर अंदाजा लगाकर ही करना पड़ता होगा, या कैसे ये लिखा होगा, ये लिख देते हैं। ठीक, क्या किया, क्या लिखा है, आमतौर पर इसे लिखकर एक लिखे मित्र को कुछ मोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं, यानी कि आपकी लिखावट में और उसकी लिखावट में कुछ समझ न आई चीजों में, और उनमें कुछ आपके अंतर जो है आ जाते हैं। पांडुलिपि का प्रतिलिपि बनाने में कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनते हुए लिपिक छोटे मोटे हेर फेर चलते करते हैं। कहीं शब्द, कोई वाक्य सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी बनी रहती है और अंततः एक मूल ग्रंथ से भिन्न लिपि दूसरे से बहुत अलग होती है। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि आज जो लेखक मूल पांडुलिपि में शायद कहीं नहीं मिलती हैं, इसके बाद में लेखक द्वारा बनाई गई प्रतिलिपि ही पूरी तरह से आपका निर्भर पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखकों ने क्या लिखा है, इतिहासकार एक ग्रंथ जैसे विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं? इन सब का आपका अध्ययन करते हैं। अब कह रहा है कि अगर कोई आप किसी का काम को आप कॉपी कर रहे हैं, देखिए ये लिपिक क्या कर रहा है, पांडुलिपि से कॉपी कर रहा है। आप जानते हैं कॉपी करना भी आसान नहीं है। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आपने कुछ अपनी मर्जी से लिख दिया एडजस्टमेंट करके, शायद वो चीज बिल्कुल अलग होगी, तो मूल चीज में उसका परिवर्तन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और इससे क्या होगी, बहुत सारी समस्याएं जो है आपका पैदा हो जाएंगी। ठीक, देख लिया इतना। चलिए, तो बेसिकली हमने पढ़ा क्या है, एक तो हमने पढ़ा है 1000 साल के दौरान क्या चीज को आपकी परिवर्तन हुए हैं, जैसे नक्शा बदला है, कुछ आपके शब्दों का प्रयोग देखा है, हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग भारत के लिए मिनाज सिराज ने कहाँ किया था, किसके लिए किया था, ये हमने देख लिया। बाबर ने भी लिखा है। मध्य युग में कुछ चीजें बदली, जैसे कि हम विदेशी किसे मानते हैं, जो किसी दूसरे देश से आया था, लेकिन एक समय था कि अगर कोई हमारी संस्कृति में कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो हम उसको विदेशी मानते थे, और हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। विदेशी शब्द है और एक ही गांव के दो अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन एक ही संस्कृति परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन वो विदेशी नहीं है। कैसे कला और स्रोत में कॉपी बनाना आसान नहीं होता, कैसे पांडुलिपि बनाते हुए कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो भविष्य में जिनको हम देख सकते हैं। तो ये सारे चीजें हम लोग देख रहे थे, बात कर रहे थे। एक बार घर से जाइए, पढ़िए, बात करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।